जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा आदाब, आभार और अभिनंदन। ये आज तारीख है 22 और 12 है शनिवार। कल हम एब्सेंट थे और जैसा आपको मैंने बता रखा है कि एक दिन छोड़ करके एक दिन हम अनछुए पहलू दिखाया करेंगे ताकि खबरों का कलेक्शन भी अच्छा हो और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को भी थोड़ा सा बेताबी से इंतज़ार हो। आज बहुत सारी बातें करेंगे सर हम और बहुत सारे मुद्दे हैं। बहुत सारे दर्शक हो सकता है जो ओवर स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट है, वो ये भी कहेंगे कि अजय जी आपने मास्क नहीं लगा रखा, पर मैं यहाँ अकेला हूँ और मेरे साथ में आज पदम जी भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी बातें डिलीवर्ड कर सकता हूँ अगर मास्क नहीं लगाऊंगा तो। मास्क लगाने से कई बार मुझे, आप भी जानते हैं इस बात को, कि प्रॉब्लम तो होती है सांस लेने की और स्पेशली जब बोलते हैं तब। पर चलिए, और एक दूसरी बात यह है कि वैक्सीन के लेकर के जो अव्यवस्थाएं इन दिनों चल रही है ना, उसको लेकर के बहुत सारे दर्शक हमें कॉल करते हैं दिन भर कि साहब ये स्लॉट बुक कैसे होता है, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, इसको लेकर के क्या कुछ करें। तो आज उनसे भी मैं आपकी बात करवाऊंगा और आपको उस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, पहले तो फटाफट आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अहम जानकारी पहुँच पाए और उन लोगों को इसका फ़ायदा हो पाए। तो बहुत सारी खबरें हैं सर, कल और आज दोनों दिन की अपडेट है पूरे भरतपुर संभाग की, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। राज्य स्तर पर क्या कुछ बड़ा चल रहा है, क्योंकि आज दिन में मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी और सीएम गहलोत की अध्यक्षता में उन्होंने मंत्रियों से, एक्सपर्ट जो भी हैं उनसे रायशुमारी की, क्योंकि आज 22 तारीख हो गई, केवल एक दिन बीच में है, 24 तारीख अंतिम दिन है और लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। तो क्या लॉकडाउन ख़त्म होगा, ये प्रश्न भी है, या ये लॉकडाउन आगे बढ़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को लेकर के आज हम आपसे बातचीत करेंगे और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी तमाम जानकारियां जो हैं वो आप तक पहुंचाएंगे और उम्मीद ये करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि आज की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आप तक पहुंच पाएँ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। सबसे पहले तो क्योंकि कल हम लाइव नहीं आए थे, कल अनछुए पहलू नहीं आया था, तो मैं अपने श्रद्धा सुमन जो अर्पित करूँगा वो करूँगा स्वर्गीय राजीव गांधी जी को। उनकी पुण्यतिथि थी कल और मैं ये मानता हूँ, मेरे पर्सनल व्यक्तिगत ये विचार हैं सर, कि राजीव गांधी एक इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी थी। भारत में टेक्नोलॉजी हो या आधुनिक भारत का विस्तार करना हो, ये जो चीज़ें सबसे पहले अगर किसी ने ईजाद की ना, तो इसका श्रेय राजीव जी को जाता है। 21 मई की वो घटना भी मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं बहुत छोटा था उस वक्त और मैं कहीं बाहर था, तब मुझे सुबह 9 बजे या 10 बजे रेडियो के माध्यम से ये पता चला था कि साहब उनके साथ में ये घटना हुई है और एक बॉम्ब ब्लास्ट में, आत्मघाती हमले में उनकी हत्या कर दी गई है। वो चीज़ आज भी मेरे जहन में है, पूरी स्मृति मुझे अच्छी तरीके से याद है कि पूरा देश स्तब्ध हो गया था जब राजीव गांधी की हत्या की ये सूचना लोगों को तक पहुंची रेडियो के माध्यम से। तो पूरा देश मतलब चौंक गया था सर कि इतना बड़ा कांड कैसे हो गया हमारे देश में। तो राजीव जी को सशक्त नमन, और आधुनिक भारत का अगर मैं जनक मानता हूं तो राजीव जी को मानता हूं, जिन्होंने ये शुरुआत की तकनीक की, जिसके दम पर आज हम इतने फल फूल रहे हैं और जिन पर आज इतना गुमान करते हैं। इसकी शुरुआत उन्हीं के द्वारा की गई साहब। चलिए, और अब राज्य स्तर की बड़ी खबरें, उनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अच्छा, लोग शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सर, है ना? ध्यान रखिए, आपको शेयर करना है सर, क्योंकि फिर हमारा जो मिशन है ना वो अधूरा रह जाता है कहीं ना कहीं। राज्य स्तर की बड़ी खबर ये है कि कोरोना का ग्राफ दिन ब दिन गिर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि जो पेशेंट है कोरोना के, उनमें तेज़ी से कमी आ रही है। आज की अगर हम बात करें तो आज टोटल 6103 मामले आए। याद है ना आपको, जब लगातार हम अपडेट आपको देते थे 17,000 18,000 मामले बढ़ रहे थे, और आज कंडीशन ये है कि 6103 मामले आए हैं और 115 लोगों की मौत हुई है और 15,464 लोग जो हैं वो ठीक हुए हैं, रिकवर हुए। तो राहत की बात है, अच्छी बात है, लेकिन सरकार इसको लेकर के अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अभी आंकड़े घटे हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं। और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि आज सीएम गहलोत की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उसमें ज़्यादातर मंत्रियों ने ये सुझाव दिया है कि साहब लॉकडाउन अभी भी कम से कम 2 हफ्ते तो और बढ़ाया जाए। अब मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूं कि 24 के बाद यानी 31 मई तक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हमारे पास जो अपडेट है उसके मुताबिक 1 जून तक इसको बढ़ाया जाएगा पहले चरण में। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देता हूं कि अभी भी लॉकडाउन लगभग 14 जून तक रहने वाला है।
बिल्कुल, और ये ज़रूरी भी है सर। इसके अलावा सरकार के पास और कोई विकल्प भी नहीं है। जब ये जो लॉकडाउन लगा है उसी का ये नतीजा है कि आज केस इतनी तेज़ी से कम हुए हैं। अगर पुलिस की सख्ती नहीं होती, प्रशासन की सख्ती नहीं होती और ये लॉकडाउन नहीं होता तो मामला बहुत ख़राब हो जाता और स्थिति बहुत भयावह हो जाती। लेकिन सरकार की भी ये मजबूरी है कि अगर कोरोना के संक्रमण को रोकना है तो यही एकमात्र इलाज है कि इस लॉकडाउन को अभी कम से कम 2 हफ्ते या 3 हफ्ते और बढ़ाया जाए। ठीक है, आज 6000 मामले आ रहे हैं। जिस दिन 100, 150, 200 मामले आएंगे उस दिन शायद सरकार थोड़ी सी ढिलाई आपको दे दे। लेकिन अब एक बार और सिक्के का दूसरा पहलू देखो आप कि तेज़ी से ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना की तीसरी लहर यानी जो बच्चों का संक्रमण है उसके भी संकेत तेज़ी से मिल रहे हैं। ठीक है, डूंगरपुर में आज बहुत सारे केसेज ऐसे आए हैं। लेकिन पैनिक होने की या घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सरकार ने कमर कस ली है और अब सरकार पहले की बजाय ज़्यादा तैयार है हर स्थिति से निपटने के लिए। लेकिन समस्या एक और है, मैं आपको क्लियर बता दूं, और जो आपके और हमारे मन की बात है कि आप बार बार अगर इन चीज़ों पर राजनीति करेंगे ना तो रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा और आम आदमी शिकार होगा। राज्य सरकार सारा ठीकरा फोड़ रही है केंद्र सरकार पर कि साहब डोज हमको कम मिल रही है, वैक्सीन कम मिल रही है, तो वैक्सीनेशन हो कैसे। लेकिन मेरा ये मानना है कि देखिए, जिस तरह कंपनियां उत्पादन कर रही हैं वैक्सीन हर राज्य को मिल भी रही है, मगर क्या आप उनका सही तरीके से मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। आज की ये खबर है कि लगभग 11.5 लाख डोज अकेले जयपुर में ख़राब हो गई भाई साहब। अकेले जयपुर में 11.5 लाख डोज। दूसरे नंबर पर आता है चूरू, वहाँ सबसे ज़्यादा डोज ख़राब हुई है। अब आप सोचिए कि जब केंद्र बराबर आपको डोज दे रहा है और इस तरह अगर आप मिसमैनेजमेंट करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। आपने कोई सिस्टम नहीं बनाया इन चीज़ों के लिए। लोग वैक्सीन के लिए बिल्कुल आगे आ रहे हैं, सेंटर पर बहुत अच्छी खासी भीड़ लग रही है, या तो आपकी साइट ख़राब हो रही है या आपका सर्वर डाउन हो गया, लग ही नहीं पा रही है। फिर स्लॉट को लेकर के दर्शकों के लगातार हमारे पास फ़ोन आते हैं कि साहब रजिस्ट्रेशन तो करवा दिया, मगर ये स्लॉट का कोई फिक्स टाइम ही नहीं है, कब खुल जाए। 2 मिनट 5 मिनट के लिए खुलती है क्योंकि उसमें फिक्स लिमिट है 200 की, तो कैसे करवाएं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिसमैनेजमेंट की वजह से जिनमें गड़बड़ हो रही है। और आप सिर्फ इस चीज़ से बच नहीं सकते कि साहब केंद्र सरकार पूरी डोज नहीं भेज रही है। केंद्र सरकार तो जितना उत्पादन हो रहा है ना उस हिसाब से राज्यों को दे रही है, लेकिन जो 11.5 लाख डोज खराब हुई हैं उनका हिसाब कौन देगा, उसका जवाब कौन देगा, मुझे ये बताइए। आपका मिसमैनेजमेंट है ये, आप जल्दीबाजी में डिसीजन ले रहे हैं। दूसरी बात, कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि अब आप सोचिए ये 11.5 लाख डोज कितना काम करती है। 11.5 लाख लोगों को तो लगती कम से कम, और फिर आप कह रहे हैं कि साहब केंद्र डोज नहीं भेज रहा। मैनेजमेंट आपको सुधारना पड़ेगा, सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। इस तरह आप बच नहीं सकते हैं अपनी जिम्मेदारियों से कि आपने किसी के ऊपर डाल दिया और बोले साहब डोज नहीं भेज रहे हैं। डोज बराबर आ भी रही है, लगातार खेप आ भी रही है। 3 लाख, 4 लाख, 5,000 लाख, 5 लाख डोज जो है वो रोज़ाना पहुंचाई जा रही है आपके पास में, लेकिन आपका सिस्टम जो है ना वो गड़बड़ा रहा है। अच्छा, डोज को लेकर के, वैक्सीन को लेकर के आपके जितने भी सवाल हैं उनका भी मैं आपको आज जवाब देने वाला हूं। हमारे यहाँ जो प्रभारी हैं उनसे हम आपकी बात करवाते हैं और वो बताएंगे आपको इसकी पूरी प्रक्रिया के, इसकी पूरी प्रक्रिया है क्या। ठीक है, और एक स्लॉट को लेकर के जो आपके जहन में सवाल है ना उनका भी वो जवाब देंगे। हम उनसे सवाल करेंगे और उम्मीद ये करता हूँ कि आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ताकि हर व्यक्ति तक ये खबर पहुँच पाए। ठीक है, तो वैक्सीन को लेकर के जो आपके सवाल हैं उनका हम आज जवाब देंगे। इस स्लॉट को लेकर के बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। हेलो जी, हाँ विजय सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर अजय भारद्वाज निवेदन कर रहा हूँ जी न्यूज़ पोर्टल से। बोलिए सर। विजय सर, वैक्सीनेशन अच्छे खासे स्तर पर अब चल रहा है हमारे यहाँ भी और लोगों का उत्साह भी खूब है, देखने लायक। हाँ जी सर, लोग, अच्छी बात है। हाँ, लोग अच्छी तादाद में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बहुत ज्यादा आ रहे हैं और ये बात हमें बहुत अच्छी लगी और हम देख भी रहे हैं कि बहुत सारे लोग अब इस चीज के लिए रुझान में चुके हैं। अच्छा, 18+ भी खूब अब लोग बढ़ चढ़ करके युवा जो हैं वो आगे आ रहे हैं सर। इस पे 100% चल रहा है डेली का, 101%। अच्छा, इसको लेकर के विजय सर कई सारी है ना भ्रांतियां भी हैं और असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है। मुझे इस पूरी प्रक्रिया को समझाइए कि मैं मान लीजिए 18+ हूं तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा।
सर इसके लिए आपको कोविड की एप्स है, एक आरोग्य सेतु एप्स और हाँ। एक covid.gov.in पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको उस एप्स को खोल के उसमें 4 चीज आती है। एक तो सेंटर का नाम आता है जो अपने सवाईमाधोपुर में है, तो बहुत सारे बने हुए हैं, जैसे हमारे PMO SDS गंगापुर सिटी, उदयपुर गंगापुर सिटी, वजीरपुर, इस तरीके से और सब सेंटर बने हुए हैं जी। तो इन सेंटर पर क्लिक कीजिए, उसके बाद में डेट आएगी, टाइम आएगा और लास्ट में जाके कोड आते हैं सर, तब जाके फाइनल होता है। ठीक है। अच्छा, इसकी सेकंड स्टेज और है कोई शेड्यूल को लेकर के? जी सर, शेड्यूल को लेकर के भी कोई सेकंड स्टेज है क्या इसकी, कि भाई आपको पिन कोड डालने हैं या आपका नजदीकी सेंटर कौन सा है उसके बारे में आपको जानकारी देनी है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। सर। स्टार्टिंग में जैसे खुलेगा तो आपको पिन कोड नंबर का एक ऑप्शन आएगा, तो आप जैसे भी जहां भी आप रहते हो या फिर आपके नजदीक सेंटर है तो उस एरिया का आप पिन कोड नंबर डालिए, जहां भी आप लगवाना चाहते हैं, तो पिन कोड नंबर से आपको शो कर देगा कि आपका यहाँ सेंटर पे बुकिंग खाली है या फिर भरी हुई है। अगर भरी हुई है तो सर भरी हुई है तो आप दूसरे सेंटर पे जाने की कोशिश कीजिए या फिर उस सेंटर के लिए जहाँ आप और उससे थोड़ा पास में हो तो उस पे आप कर सकते हैं। ठीक है। अब तीसरी चीज जो आती है ना, जो सबसे बड़ी टेंशन की बात है, वो है ये स्लॉट वाला मामला। ये स्लॉट वाला मामला क्या है विजय सर? सर स्लॉट का मामला ये है कि एक्चुअली में पहले हमारे पास बहुत सारा प्रेशर था इसका, तो हमने गवर्नमेंट से निवेदन भी किया, जैसे हमारे अधिकारी साहब है उनसे बोला हमने, सर मेरे की हमारे पास बहुत सारा प्रेशर है और स्टाफ है जो कोविड में जा चुका है, तो हमारे पास स्टाफ कम पड़ गया। तो सर हमने कुछ निवेदन करके सर उन्होंने जयपुर से, पता नहीं कहाँ, जयपुर से ही शायद हमें लग रहा है, जयपुर से ही ये सिस्टम निकाला 18+ में। तो उसमें ये होता है कि सर जैसे आप रजिस्ट्रेशन घर से करेंगे, मतलब आप रजिस्ट्रेशन घर से कर लाओ कंप्लीट, जिसमें 4 चीज आती है। एक तो सेंटर का नाम आता है, डेट आती है और टाइमिंग आता है और कोड आते हैं। तो सर उसके बाद में आप हमारे सेंटर पे आओ, अगर हमारे सेंटर का नाम है तो, और अदरवाइज दूसरे सेंटर का नाम है तो आप वहां जाइए। उसके बाद में हम उसका रजिस्ट्रेशन आपका कोड डाल के खोलेंगे, आपका नाम शो करेगा, हम तुरंत उसको क्लिक करके कंफर्म करके टीका लगवा देंगे। अच्छा, ये सुविधा भी है क्या अभी? सर जैसे स्लॉट में अगर मेरा नहीं हुआ और रजिस्ट्रेशन के बाद में मैं आपके पास आता हूँ उस सारी डिटेल को लेकर के, तो क्या वहां से हो जाएगा मेरा? नहीं सर, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि ये गवर्नमेंट का नियम बनाया हुआ है उन्होंने। जैसे नाम तो आ जाएगा बट वो खुल नहीं पाएगा आपका पूरा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक समस्या आ रही है विजय सर, लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये स्लॉट का तो कोई टाइम ही नहीं है, दिन भर मोबाइल पर हम कब तक बैठे रहें? हाँ देखिए सर, इसका एक नियम तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो नियम बना रखे हैं वो तो 24 आवर चलते हैं। और जो एप्स है जो हमने बताई अभी covid.gov.in या फिर आरोग्य सेतु ऐप की जो एप्स है वो सर 24 आवर चलती है। लेकिन ये सिर्फ हमारा थोड़ा सा हमने तहकीकात करी तो हमें पता चला कि ये समथिंग 4 बजे के आसपास खुलती है। रोजाना 4 बजे बाद? सर डेली 4 बजे का, शाम को 4 बजे के आसपास खुलती है। ठीक है। तो ये ऊपर से ही चलता है कि सारा सिस्टम? सर बिल्कुल ऊपर से चलता है। अच्छा, तो ये कह सकते हैं हम कि 4 बजे बाद ही आप ज़्यादा अगर ध्यान दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा? हाँ बिल्कुल, ज्यादा ध्यान 4 बजे बाद दें तो जरूर होगा, क्योंकि सर ये एक्चुअली हमने एक फ्रेम किया था, गवर्नमेंट की तरफ से हमारे कोई आदेश नहीं है, सिर्फ ये हमारे व्यू है, अपनी तरफ से व्यू है। मैंने खुद ने भी चेक किया था, तो मैं डेली कंटिन्यू कर रहा हूँ इस काम को। तो मतलब ये 4 बजे आसपास एक्चुअली हम जब सेंटर बैठते हैं ना टीकाकरण के लिए, तो सर वहाँ पे हम 3 टाइम रिपोर्टिंग करते हैं ऑनलाइन। अच्छा, सरकार को? हाँ, गवर्नमेंट को हम 3 बार ऑनलाइन रिपोर्टिंग करते हैं, 1 बजे, दोपहर को 1 बजे, दोपहर को 3 बजे और शाम को 5 बजे। तो शाम को 5 बजे एंड होता है, लास्ट होता है बिल्कुल भी। तो उससे पहले 3 बजे करते हैं, तो सर 3 बजे की रिपोर्टिंग आती है। शायद हमें लगा कि शायद वो उसी हिसाब से खोलते हो, वो 3 बजे की रिपोर्टिंग देख करके उसका तो खोलते हैं वो। तो कुल मिला करके विजय सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लोगों को दिन भर मोबाइल पर बैठने की जरूरत नहीं है? सर इसकी तो मैं नहीं कह सकता, इसके लिए तो गवर्नमेंट ही जवाब देगी, बट मैं ये अपना आइडिया बता रहा हूँ। सिर्फ आप 4 बजे बाद में खोलोगे, फिक्स 4 बजे बाद में, तो मैंने भी किया था अपना भी, और मैंने मेरे फैमिली का भी किया था, सबका किया था मैंने भी। तो 4 बजे बाद में कंफर्म खुलती है। अच्छा जी। अच्छा, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है? सर विकल्प तो गवर्नमेंट दे तो हो सकता है, जैसे पहले भी चलता था सिस्टम हमारे जैसे ऑन स्पॉट हो जाए आधार कार्ड से? हाँ सर।
है ना। गवर्नमेंट सर अगर कर देती इस सुविधा को तो पहले की तरह हम कर सकते हैं। अच्छा एक बात है विजय सर, इससे चीज़ से तो लोगों को परेशानी ज़्यादा आ रही है, बल्कि अपन ने जो आधार कार्ड से कर रखा था 45+ का, वो ज़्यादा बेटर था। बिल्कुल सर बिल्कुल, है ना, तो उससे 18+ को भी हेल्प मिल सकती है। बहुत ज्यादा हेल्प मिली सर। उससे क्या, जैसे लोग, बहुत से लोग अनपढ़ भी होते हैं और अनजान भी होते हैं, एप्स के बारे में नहीं जानते, वो मोबाइल चलाने। हाँ, हर व्यक्ति नहीं कर सकता सर इसको। ग्रामीण क्षेत्र में तो आप देखिए बिल्कुल अनभिज्ञ लोग इस चीज़ से। बिल्कुल सर बिल्कुल, मैं भी ये राय देता हूँ सर गवर्नमेंट को, हम भी निवेदन करें कि क्योंकि हमारी फैमिली, कुछ हमारी फैमिली के अंदर भी है बहुत सारी बर्डन, को हमारी फैमिली है सर। मैं भी निवेदन करता हूँ कि गवर्नमेंट इस ऐप को खोले और पहले जो शेड्यूल चलता था उस हिसाब से चलाए। जब आपके सारे सिस्टम आधार के आधार पे चल रहे हैं तो फिर इस आधार को यहाँ पे कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको वैक्सीन लगवानी है आप आधार दिखाएं, रजिस्ट्रेशन आपने पहले करवा ही दिया, दिक्कत कहाँ है। हाँ, रही बात 200 की, तो वो एक लिमिट आप रखें, उसको लेकर के आप अपडेट डेली कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए विजय सर, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आपसे संपर्क ज़रूर करेंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके, विजय जी थे, ये प्रभारी हैं वैक्सीन के। और ये जो कोविन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, और बिल्कुल हम भी ये प्रयास कर रहे हैं, और जो अधिकारी हैं वो भी ये प्रयास कर रहे हैं कि साहब ये जो झंझट है ना, जिसको कहते हैं मिसमैनेजमेंट यही तो हो रहा है। जब आप 45+ के लिए आपने आधार कार्ड को मान लिया, और आधार कार्ड के आधार पर जब आप वैक्सीनेशन करवा रहे हैं तो 18+ का भी करवा सकते थे। अब आप कह रहे हैं कि साहब 200 से ज़्यादा हम नहीं करवा रहे, तो उसको अपडेट करने की आवश्यकता है ना। आरोग्य सेतु ऐप है, या ये जो चीज़ें हैं, कोविन ऐप है। अब इनमें बंदा ये थोड़ी कि साहब 24 घंटे उस पर बैठा रहेगा, मैं कैसे स्लॉट बुक करवाऊँ, और उसी में झंझट में लगा रहेगा, तो ये तरीका थोड़ा सा ठीक नहीं है। अभी भी चल रहा है। हाँ बिल्कुल, अभी भी चल रहा है। आरोग्य सेतु 24 घंटे चल रहा है। आरोग्य सेतु 24 घंटे चल रहा है, और कोविन ऐप भी 24 घंटे चल रहा है। समस्या ये है कि अब बंदा 24 घंटे बैठा नहीं रह सकता ना मोबाइल पे। दूसरी बात, ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति ऐप के बारे में नहीं समझता, हर एक के पास में वो एंड्रॉयड और स्मार्टफोन नहीं है, और वैक्सीन वो लगवाना चाहता है। मैं आपको बताऊं, आज मेरे पास एक व्यक्ति ने फ़ोन करा था, और उसने कहा कि साहब अगर पैसा लगता है ना तो पैसा दे देंगे हम, लेकिन वैक्सीन तो लगे। हालांकि राज्य सरकार इसको लेकर के तत्पर है, और उसने ग्लोबल स्तर पर अब इसके टेंडर भी जारी कर दिया, और 5 से 6 कंपनियों से बात भी चल रही है। रूस की स्पुतनिक भी बहुत जल्दी राजस्थान में आ जाएगी, अगर रेट को लेकर के उनका मामला ठीक हो गया तो उम्मीद ये करते हैं साहब कि कोरोना का जो झंझट है इससे जल्द से जल्दी मुक्ति मिल जाएगी, और लोग अब जागरूक भी हो रहे हैं। लेकिन अब समस्या आती है कि साहब ये जो 2 नई चीज़ें आई हैं, एक तो बच्चों का संक्रमण जो है, तीसरी लहर, इसको लेकर के, और ब्लैक फंगस को लेकर के। तो मैं आपको बता दूं, डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे एक परिचित हैं जो अजमेर में डॉक्टर हैं, उन्होंने कल मुझे बहुत वीडियो भेजे थे अजमेर से। 2 पेशेंट कल वहाँ एडमिट हुए थे अजमेर में ब्लैक फंगस के। सर वो वीडियो वाकई में देखने लायक नहीं थे, इतने डरावने थे वो कि आप देख नहीं सकते कि ये जो ब्लैक फंगस है ना, इसका जो प्रारूप है वो बड़ा ख़तरनाक है। लेकिन ब्लैक फंगस में जो चीज़ें निकल करके सामने आ रही है वो ये आ रही है कि एक तो जो डायबिटीज़ का पेशेंट है, जिसका शुगर लेवल ज़्यादा है, एक तो ये उसको इफ़ेक्टिव कर रहा है। दूसरी बात ये है कि जो कैंसर के पेशेंट हैं, या जिनको पहले से कोई डिजीज़ है, या कोरोना के टाइम जिन्होंने स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया था सबसे ज़्यादा, उनको ये इफ़ेक्टिव कर रहा है। तो कुल मिलाकर के आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अधूरी जानकारी जो होती है ना सर, वो सबसे ज़्यादा डराती है। कंप्लीट अगर जानकारी हमारे पास है ना, और हम अवेयर हैं, तो फिर डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जानकारी ही हमारा बचाव कर सकती है। बात आती है तीसरी लहर की, बच्चों को लेकर के, और इसको लेकर के देखिए, कल एक खबर और वायरल हुई थी कि साहब राजस्थान शिक्षा बोर्ड ने ये फैसला किया है कि 10वीं बोर्ड की एग्ज़ाम 27 जून से होगी, और 12वीं की 18 जून से होने वाली है। हमने जब उसकी जांच की तो पता चला कि ये फेक है, वो पिछली साल की खबर थी। अभी भी शिक्षा मंत्री ने तो आज खुद कहा है, डोटासरा जी ने, कि भाई साहब अभी तो दूर दूर तक चांस नहीं है एग्ज़ाम होने के और स्कूल खुलने के, क्योंकि अभी तो कोरोना की इस लहर से ही निजात नहीं मिल रही। तीसरी लहर और अगर शुरू हो जाएगी तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी है, तो अपने बच्चों को घर में रखें सुरक्षित रखें, और प्रकृति के करीब रखें। अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ, फ्रिज के पानी का इस्तेमाल, जूस पीना है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें सर, बिल्कुल अवॉइड करें। ताज़ा खाना खाएं, एक तो हमेशा ये याद रखें, ताज़ा भोजन करें, बाहर की चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें। कल मेरे पास में परसों मेरे पास में गंगापुर सब्जी मंडी का एक वीडियो आया साहब,
और वीडियो ये आया कि बारिश हो रही थी और सब्जी मंडी में जो विक्रेता थे ना, उन्होंने सड़क पर अपनी दुकानें लगा रखी थी, नीचे सड़क पर सारा सब्जी का सामान रखा हुआ था और जो चद्दरों से पानी बह करके आ रहा था उसी को थैली में कलेक्ट करके उसी गंदे पानी से वो उन सब्जियों को धो रहे थे। जागरूक बन जाओ, ठीक है ना। और ये जो बार बार लोग कमेंट करते हैं ना हमारे पास में, अरे साहब गरीब आदमी हैं, कमा के खाने दो, इनसे मेरा ये निवेदन है, ये जो गरीबी के नाम पर, गरीबी के बहाने से जो हम बीमारियां ले रहे हैं ना, इनको आप बर्दाश्त करना छोड़ दो भाई साहब। अगर आपको कहीं भी ये लग रहा है, चाहे वो सब्जी बेचने वाला है, चाहे फल विक्रेता है या कोई भी है, अगर वो गंदगी रख रहा है, किसी चीज़ का कोई प्रयोग ही नहीं कर रहा, उपयोग ही नहीं कर रहा, तो उससे बिल्कुल मत लो, अवॉइड कर दो उसको और उसको समझाओ और कि भाई साहब आप कुछ नहीं बांट रहे, आप फल के नाम पर लोगों को बीमारियां बांट रहे हो। मेरे पास आया है वो वीडियो, आप देखिए, वो उसी गंदे पानी से उस सब्जी को धो रहा है। सड़क के बगल में नालियां बह रही हैं ना, वहीं उसकी सब्जियां रखी हुई हैं सर, और हम उस सब्जी को ले रहे हैं, यानी सीधा जहर हमारे अंदर जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना, इनके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा सर। अच्छा, शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे लोग? शेयर करते नहीं है सर। ये एक गलत है। हाँ, ये फॉर्म वो 4 लाख वाला, हाँ बिल्कुल वो भी गलत है। एक आज सुबह से चल रहा है वो कि साहब गहलोत जी ने वो पेंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए और 4 लाख रुपए आपको मिलेंगे, वो सब गलत है, सब झूठी बातें हैं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। तो कुल मिलाकर के ये है कि फालतू की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। सोशल मीडिया पर इन दिनों बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं सर, और ये वही समय है जब पिछली बार कोरोना आया था। तो क्या हो रहा है, सिचुएशन सेम मिल रही है, उन्हीं वीडियोज़ को और उन्हीं फ़ोटोज़ को उठा करके लोग वायरल कर रहे हैं। सच्चाई को मालूम करिए, जागरूक बनिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपकी ज़्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। घरों में कैद थे तो कोरोना का संक्रमण कम होता चला गया। ज़्यादा पिकनिक मनाने घूमोगे ना, ज़्यादा एंजॉय करने घूमोगे तो फिर गड़बड़ हो सकती है आपके साथ। चलिए, कुल मिलाकर के ये इंपॉर्टेंट जानकारी है और इससे आपको मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी राहत मिली होगी और जानकारी मिली होगी कि हम किस तरह अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और उन्होंने जैसा कहा है कि साहब 1 बजे, 3 बजे और 5 बजे हम रिपोर्ट भेजते हैं। तो जो ये ऐप है जिस पर आप स्लॉट है, जिस पर आप बुकिंग करवाते हैं, ये अक्सर ये कह रहे हैं कि 80% 90% 4 बजे बाद ही खुलता है। तो उसका ध्यान रखें, 24 घंटे मोबाइल पर बैठे रहने की आवश्यकता नहीं है। और उम्मीद ये भी करेंगे हम, आने वाले समय में सरकार ये जो झंझट है ना वैक्सीन वाला, इसको भी ख़त्म कर देगी, ये जो ऐप वाला है, ठीक है ना। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग जागरूक हो रहे हैं और वो भी अब वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए तो ये ऐप वैप है ना, सब ये फालतू की चीज़ें हैं। आधार कार्ड ले जाओ रजिस्ट्रेशन के बाद में, और आधार कार्ड के दम पर आप अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। बाकी उम्मीद ये करते हैं जल्द से जल्द और वैक्सीनेशन की जो सप्लाई है वो बढ़ेगी, और जो कंपनियां हैं जो निर्माण कर रही हैं इन टीकों का, उनको भी अब हमारे यहाँ एक खुली छूट मिलेगी और उसके आधार पर अब लोग बच सकते हैं। चलिए, अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और सोशल मीडिया पर अब जो पोस्ट हो रही हैं उनको लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखें। बोर्ड की परीक्षा और ये 4 लाख फॉर्म वाली बात है, ये मैंने आपको बता दी। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है, लेकिन बस जाते इतना ज़रूर बताऊंगा आज की बड़ी खबरों में कि लॉकडाउन तो बढ़ेगा, कुछ छूट ज़रूर मिल सकती है, कुछ हल्की फुल्की छूट ज़रूर मिल सकती है। बाकी लॉकडाउन अभी 2 हफ्ते या 3 हफ्ते और बढ़ेगा, ये श्योर है, क्योंकि इसके अलावा और कोई विकल्प राज्य सरकार के पास है भी नहीं। और बिल्कुल यही करना चाहिए राज्य सरकार को समय रहते, अगर इसको रोकना है तो। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। तो नदबई में ऑयल मिल की दीवार गिरने से एक श्रमिक की मौत का मामला सामने आया है और मृतक रामजीत सिंह हाथरस का रहने वाला था। दरअसल एक ट्रक ने दीवार को टक्कर मारी ऑयल मिल में और उस दीवार की चपेट में आने से इस श्रमिक की मौत हुई थी। और एसआर ऑयल मिल का ये मामला है, पुलिस मौके पर पहुंची है, ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। मंत्री सुभाष गर्ग के निर्देश पर पिछले 3 दिनों से भरतपुर विधानसभा के 12 गांवों में खांसी, जुकाम और बुखार की टैबलेट दवाइयां जो हैं वो गांवों में बांटी जा रही है। ये सबसे अच्छी पहल है। गांव-गांव सर्वे करना, गांव-गांव जाकर के और लोगों को प्राथमिक उपचार करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उनको शुरुआत में ही बचाया जा सके, ठीक है ना। तो मंत्री सुभाष गर्ग के निर्देश पर ये चल रहा है। भुसावर तो हलेना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 17 गौवंश को मुक्त करवाया है और ट्रक को जब्त किया है। लेकिन मौका देकर के गौवंश जो तस्कर हैं
वो फरार हो गए। ये वहाँ से खबर थी। भरतपुर से एक दिल दहलाने वाली खबर और आई है। हालांकि ये घटना 19 तारीख की थी, लेकिन इसका मामला जो है वो आज दर्ज हुआ है और 2 सगे भाइयों ने पत्थर मार करके अपनी मां की हत्या कर दी। जो 2 भाई हैं आकाश और गब्बर सिंह, इन्होंने पहले अपनी मां से झगड़ा किया और उसके बाद में गुस्से में आकर के इन्होंने उसकी हत्या कर दी। और एक भाई जो है आकाश सिंह, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, फरार हो गए थे घटना के बाद में, लेकिन पुलिस ने दोनों को फिर गिरफ्तार कर लिया है। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। तो धौलपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भानपुर गांव में चल रही अवैध शराब के कारखाने को जब्त किया है, उस पर कार्रवाई की है और बड़ी मात्रा में अवैध शराब और उपकरण भी बरामद किए हैं। 4 आरोपी वहां मौके से गिरफ्तार भी किए हैं और मनिया थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो अवैध शराब के खिलाफ सब जगह कार्रवाई चल रही है सिवाय गंगापुर के। बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, मैं एएसपी साहब को और डिप्टी साहब को सबूत भेज चुका हूँ कि साहब कैलाश टाकीज के पास एक व्यक्ति अपने घर से अवैध शराब का कारोबार लगातार कर रहा है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। और पड़ोसी अगर उसको रोकते हैं टोकते हैं तो वो उनसे लड़ाई झगड़ा करने को भी तैयार है, धमकी भी दे रहा है। वीडियो है मेरे पास, सारे सबूत हैं जो मैं पुलिस अधिकारियों को भेज चुका हूँ। तो सर हमारा निवेदन है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करें आप। धौलपुर से ही बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है साहब, और उसमें एक मासूम की जान चली गई। दरअसल सैंपऊ के चैलपुरा गांव में खेतों पर तरबूज लेने गई बालिका ज़मीन पर पड़ा हुआ था। हाई टेंशन वायर जो है टूटा हुआ, उसकी चपेट में आई और उसकी मौत हो गई। काफ़ी देर तक जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिजन वहां पहुंचे और बच्ची मृत अवस्था में वहां पड़ी हुई थी। बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश जताया है ग्रामीणों ने और लोगों ने। उनका ये कहना था कि बिजली के तार ढीले पड़े हुए हैं, ट्रांसफार्मर ज़मीन पर रखे हुए हैं, विशेष लापरवाही बिजली विभाग के द्वारा की जा रही है और बार बार शिकायत करने के बावजूद भी बिजली विभाग अपनी इन कारगुजारियों से, इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा, इन चीज़ों में सुधार नहीं कर रहा है। और ये सही बात है साहब, बिजली विभाग को मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट मिलता है और हम बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं कि इतनी लापरवाही क्यों। कई जगह ऐसी हैं सर जो बिजली के तार हैं ना वो इतने ढीले हैं कि आप आराम से खड़े होकर के उनको छू सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ध्यान नहीं दिया जाता। ट्रांसफार्मर ज़मीन पे रखे हुए हैं, बरसात का सीज़न आने वाला है और उसके बावजूद जानवर उससे चपेट करके मर जाते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता। हज़ारों लोगों की मौत होती है सर हर साल। चलिए, और धौलपुर पुलिस ने अब इस पैंडेमिक सिचुएशन में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और कार्रवाई करते हुए 427 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं 181 वाहन जब्त किए हैं जो बेवजह बाहर निकल रहे हैं। मॉर्निंग वॉक के लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ पिकनिक मनाने के हिसाब से है ना, जो एंजॉय करने के हिसाब से निकल रहे हैं। पुलिस उन पर कार्रवाई ज़रूर कर रही है और करनी भी चाहिए। अब चलते हैं करौली की तरफ, क्या कुछ है करौली ज़िले से। तो दोस्तों एक वीडियो है जो कल से बड़ा वायरल हो रहा था, एक औरत को पीटने का मोटरसाइकिल पे, और हमारे पास भी इसको लेकर के आज फ़ोन आया था कि साहब इसको देखो और आप अपने चैनल पे चलाओ। हमने उनसे कहा था देखिए जब तक किसी खबर की कोई पुष्टि नहीं होती तब तक उसे चलाना ठीक नहीं होता। कई बार क्या होता है कि मामला उल्टा पड़ जाता है साहब। आप कहो तो वो औरत या वो आदमी हमसे कह दे कि साहब ये मेरी निजता का अधिकार हनन आपने किया है और आपने कैसे चला दिया, ये तो हमारे घर का मामला था। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो कई बार ऐसा होता है सर, तो हम पुष्टि करके ही खबरों को चलाते हैं। लेकिन आज उस पर एक्शन लिया करौली के एसपी मृदुल कछावा जी ने, और बताया जा रहा है जब इसके बारे में पूरी जानकारी ली कि ये जो मामला है ये नांदोती के कैमला क्षेत्र की घटना है और इसमें जो आरोपी है जिसने महिला के साथ मारपीट की वो गंगापुर के नया गांव का रहने वाला सुबह सिंह मीणा है। और इस मामले में कैमला निवासी विजेंद्र और ऋषिकेश के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और फाइनेंस की किसी किस्त को लेकर के या किसी पैसे को लेकर के ये मामला था जिसको लेकर के, लेकिन महिला के साथ जो व्यवहार किया गया वो वाकई में दुर्व्यवहार था और अशोभनीय था। तो बिल्कुल इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के वीडियो बहुत वायरल होते हैं सर। अभी 1-2 दिन पहले एक और आया था, एक महिला के साथ भी बुरी तरीके से डंडों से मारपीट की गई थी। हालांकि वो शायद बाद में पता चला कि वो पति पत्नी का मामला था, लेकिन अगर किसी महिला के साथ उत्पीड़न की इस तरह की कार्रवाई की जाती है तो ये गलत है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कई बार अगर पुलिस या कोर्ट या अदालत खुद संज्ञान लेती है तो भी अच्छी बात है। और करौली एसपी जो हैं मृदुल जी, उन्होंने खुद इस पर संज्ञान लिया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी और वो आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार होंगे। करौली से अगली खबर, शराब माफियाओं
द्वारा तहसीलदार के साथ मारपीट के मामले में डीएसपी किशोरी लाल ने एक्शन लेते हुए 48 घंटे के अंदर अंदर ही मुख्य आरोपी राधाकिशन सहित 4 लोगों को दबोच लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। सूरौठ का रहने वाला है ये मुख्य आरोपी। और दुकान बंद कराने को लेकर के जब तहसीलदार पहुंचे थे तो उनके साथ में ये मारपीट की गई थी और घटना ढिंडोरा गांव की है। तो उम्मीद ये करते हैं कि अब जो शराब माफियाओं के हौसले जो बुलंद हो रहे हैं ना, इस पर भी प्रशासन सख्ती से कार्रवाई इसी तरह करता रहेगा ना, तो कहीं ना कहीं परिणाम देखने को ज़रूर मिलेगा। टोडा भीम तो एसडीएम दुर्गा प्रसाद पहुंचे टोडा भीम के अस्पताल में आज, और प्रभारी डॉक्टर अमर सिंह से उन्होंने कोविड को लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर के जानकारी ली है कि क्या कुछ इस समय वहाँ सिचुएशन चल रही है। ज़िले में वैक्सीन को लेकर के लोगों में अच्छा खासा उत्साह है, करौली में भी, और 5000 डोज वहाँ पहुँची हैं। 13 केंद्रों पर इस समय टीकाकरण का काम करौली में चल रहा है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर की मतलब है हमारे ज़िले की खबर, यानी सवाई माधोपुर ज़िले की खबर। तो सवाई माधोपुर एसीबी ने आज कार्रवाई करते हुए टोंक में हेड कांस्टेबल को 13,000 रुपये रिश्वत लेते दबोच लिया है, ट्रैप किया है। आरोपी अलीगढ़ थाने में तैनात था और एसएचओ जो है वो मौके से फरार हो गए। तो सवाई माधोपुर की एसीबी ने ये कार्रवाई की है टोंक में। एसीबी तो अपना काम लगातार कर रही है सर, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और वो लगातार हर जो इस तरह की भ्रष्टाचार की और रिश्वतखोरी की जो मामले हैं उनमें अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। ज़िले में 8 मोबाइल ओपीडी, इसके बारे में लगातार हम आपको खबर बताते रहे हैं, और ये एक अच्छी पहल है। जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन की पहल पर 8 ओपीडी वैन जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में जा कर के लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक भी कर रही है। दूसरी बात, उनको दवाइयाँ दी जा रही है, और सबसे अच्छी बात यह है कि मौके पर ही अब उनकी जाँच भी हो रही है। अगर थोड़े बहुत सिम्टम्स कहीं नज़र आते हैं तो उनकी मौके पर जाँच भी हो रही है। और ये सबसे अच्छी बात है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुँचाना बहुत ज़रूरी हो गया सर। इस बार तो सबसे ज़्यादा केसेज ही 35 से 40% केसेज जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, तो वो लगातार जो है वो जारी है। ज़िले में कोरोना की स्थिति बेहतर है, हमारे ज़िले में कोरोना का मामला ठीक है, संतोषप्रद है, ये कहा जा सकता है। कैसे, मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ। एक्टिव केस जो हैं पूरे ज़िले में 669 हैं, 669, यानी 669 लोग वो हैं जिनका इलाज चल रहा है। ठीक है, आगे मैं आपको बता देता हूँ। जबकि आज तारीख है 22 मई, 13 मई तक की अगर हम बात करें, 13 मई तक की मैं आपको अगर डिटेल बताऊं, उस समय 3,918 यानी लगभग 4,000 लोग संक्रमित थे और उनका इलाज चल रहा था। 13 मई तक 4,000 लोग एक्टिव थे, और वहीं 22 मई तक आज ये आंकड़ा तेजी से घट करके और सिर्फ आ गया है 669 पर। तो अच्छा प्रयास किया, लॉकडाउन का असर देखने को मिला, लोग घरों में रहे, मेडिकल टीम ने और डॉक्टर्स ने शानदार काम किया, उसी का ये परिणाम है कि आज इतनी तेज़ी से ये आंकड़ा घटा है। आज 752 लोगों के सैंपलों की जांच की गई, और 752 सैंपलों की जब जांच की तो उसमें टोटल पॉजिटिव मिले मात्र 56। ठीक है, तो ये एक राहत वाली बात हुई। आज सवाई माधोपुर में 27, खंडार में 11, बौली में 0, एक भी नहीं मिला, गंगापुर सिटी में 9 ये केस मिले हैं कोरोना के पॉजिटिव, और 320 जो हैं वो आज रिकवर होकर के घर लौट गए। तो कुल मिलाकर के ये डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, विल पावर आपकी अच्छी है, और आप डॉक्टर के निर्देशानुसार ट्रीटमेंट लेते हैं, तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है सर जिससे आप ठीक ना हो सके। तो ये सवाई माधोपुर ज़िले की बात थी। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। अच्छा, गंगापुर सिटी से चौंकाने वाली खबर जो थी वो कल की थी, फायरिंग वाली घटना, गोयल आई हॉस्पिटल उदय मोड़। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जब चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, रोज़ हमारे पास खबरें आती हैं कि साहब एएसपी साहब भी जा कर के और प्रशासनिक अधिकारी भी जा कर के नाके जो लगे हुए हैं जहाँ से शहर की सीमाओं को सील किया गया है, ये अपराधी कहाँ से तो आ रहे हैं और कैसे इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, और फिर ये जा कर रहे हैं। जब आपने नाके सील कर रखे हैं, जब हर चौराहे पर पुलिस बैठी हुई है, फिर भी ना तो मोटरसाइकिल चोरी रुक रही और ना इस तरह की घटनाएं रुक रही, ना दुकानों की चोरी आप पर रुक रही। ठीक है, आपको मैं बताऊं, कल एक मोटरसाइकिल चोरी हुई,
परसों एक मोटरसाइकिल चोरी हुई, दोनों दिन मोटरसाइकिल गई हैं और दिन दहाड़े गई हैं स्प्लेंडर। कल हमारे एक दर्शक है मुबीन जी, उनकी गई है। परसों जो है वो भी हमारे दर्शक है, तुलसीराम जी नर्सिंग कॉलोनी में रहते हैं, है ना, उनकी मोटरसाइकिल चोरी हुई है। कोई दिन दहाड़े उठा करके ले गया और अब तक उसका कोई सुराग नहीं है। हालांकि उन लोगों ने अपनी जो FIR है वो दर्ज करवा दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर गड़बड़ है कहाँ? और गड़बड़ ये है कि शायद मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक तो CCTV कैमरे जो ख़राब पड़े हैं, बार बार कहने के बावजूद भी उनको नहीं सुधारा जा रहा, नफरी जो है वो नहीं बढ़ाई जा रही, जो सिस्टम चल रहा है ना पुलिस गश्त का वो भी बड़ा अजीब चल रहा है सर इस सब। तो इन चीज़ों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हालांकि चोरों को पकड़ भी रही है पुलिस, ऐसा नहीं है कि नहीं पकड़ रही है, लेकिन वही बात है कि ये जो घटनाएं हैं ना, ये हो क्यों रही है? अपराध खत्म नहीं हो सकता, ये तो हम भी जानते हैं। समाज का ताना बाना ही ऐसा बना हुआ है कि अपराध खत्म नहीं हो सकता। जहाँ अच्छाई होगी वहाँ बुराई होगी डेफिनेटली, मगर कम तो किया जा सकता है। मोटरसाइकिल की चोरी की घटनाएं नहीं रुक रही आपसे, जबकि हर चौराहे पे पुलिस है। तो ये लोग निकल कहाँ रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं? तो कल की जो फायरिंग की घटना थी और ये जो अपराधों की घटनाएं हैं, ये कहीं ना कहीं पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान तो खड़े करती है कि क्या कुछ एक नए तरीके से किया जाए ताकि अपराधों पर लगाम लग सके और पुलिस का एक भय, एक डर व्याप्त हो अपराधियों में। और इसके लिए मैंने एक आइडिया दिया था और मुझे तो वो अच्छा लगा और उम्मीद ये करता हूँ, हालांकि मैं इसको लेकर के SP साहब से बात ज़रूर करूँगा, सुधीर जी से, कि सर क्यों ना आंखें बन जाए कैमरा और जवान बन जाए ये जो माइक है ना चौराहों पर लगे हुए हैं, ये तो अपराधों पर, भीड़ पर, यातायात पर नियंत्रण किया जा सकता है। एक ही जगह बैठ करके कंट्रोल रूम बना दिया जाए तो हो सकता है। चलिए, तो ये बात है। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए कि कल कुछ झगड़े की वारदातें हुई थी क्रिकेट खेलने की बात को लेकर के इस्लामपुरा में, और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये है कि वो क्रिकेट खेल कैसे रहे थे जब लॉकडाउन है, तो घर से निकले ही क्यों वो। आज भी सुबह एक लाइव दिखाया था पदम जी ने, वहाँ भी लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, आवाज़ भी पीछे से आ रही थी, अरे साहब एंजॉय करने दो, किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, ज़िंदगी भर क्रिकेट खेलना सर। लेकिन जो कोरोना खेल खेल रहा है ना, इस खेल से बचने की आवश्यकता है सबसे पहले तो अभी। तो वो एक क्राइम की खबर दिखाई। इसके अलावा महू कला में भी एक मारपीट का मामला सामने आया था, जो देर रात को दिखाया था लगभग 8:30 बजे पदम जी ने हॉस्पिटल से, कि धारदार हथियारों से मारपीट की गई थी पिता और पुत्री के साथ में। वो भी एक मामला था। तो अपराध जो है ना, वो पता नहीं क्यों कि सब कुछ जब बंद है, लोग घरों में कैद है, इस समय तो हमें इस बीमारी से जूझना है, फिर भी पता नहीं लोगों के दिमाग में इस तरह के षड्यंत्र या गंदगी क्यों चलती रहती है। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है सर। वैक्सीन को लेकर के आज लाइव दिखाया था पदम जी ने, अच्छी खासी भीड़ है, और जो प्रभारी हैं उन्होंने इंटरव्यू में कहा था बाइट में कि राजकीय चिकित्सालय में लग रही है, उदय मोड़ वाले में लग रही है, अग्रवाल धर्मशाला में लग रही है। उदय मोड़ से मेरे पास में हमारे एक दर्शक ने देर शाम को एक फ़ोन मैसेज करा था 3-4 बजे कि साहब बिल्कुल कोई वैक्सीनेशन नहीं चल रहा है उदय मोड़ वाली CSC। अब बताओ आप, लोग जा रहे हैं, खुद आगे से पहल कर रहे हैं, लेकिन आपकी व्यवस्थाओं का ही पता नहीं चल रहा। फिर आप कहते हो साहब वैक्सीन नहीं आ रही पूरी। महाराज अपना मैनेजमेंट तो सुधार लो आप। हॉस्पिटल में बोले साहब साइड नहीं चल रही। बौली से भी आज इसी तरह की खबर आई है, लोग वैक्सीन लगवाने गए लेकिन बोले साइड नहीं चल रही। कौन चलाएगा ये साइड? ये भी केंद्र की जिम्मेदारी है? ये किसका मैनेजमेंट है? ऐसे किसी के कंधे पर या किसी के ऊपर डालने से आप बच नहीं सकते अपनी जिम्मेदारियों से। आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा और आपको तरीके से काम करना पड़ेगा। यहाँ के जो अधिकारी हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जवाबदेही है, चाहे वो CMHO साहब हों, चाहे PMO साहब हों, कि आप भाई साहब ये लफड़ा क्या है रोज़ रोज़ का। लोग दोपहरी में यहाँ आ रहे हैं, धूप में यहाँ आ रहे हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे खड़े हैं, और फिर आप कह रहे हो कि साहब साइड नहीं चल रही, आप कह रहे हो साहब वैक्सीन नहीं आई हमारे पास में। इस तरह की लापरवाही और इस तरह के जो गैर जिम्मेदाराना जवाब है ना, ये तो मंजूर नहीं है। तो इन चीज़ों को, इन व्यवस्थाओं को आपको बैठाना पड़ेगा। गैस सिलेंडर को लेकर के कुछ अच्छी खबरें भी आई हैं। 4 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। वो क्या है, हमारे पेज पर जाकर के ज़रूर देख लेना। वो खबर हमने वहाँ पर डाली है कि कुछ राहत अब मिलने वाली है। आर्थिक रूप से तो नहीं मिलेगी,
ये भी मैं बता दूं, कहीं आप सोच रहे हो कि साहब सब्सिडी वाला कोई मामला हो, तो वो तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ राहत ज़रूर मिली है। 4 अहम फैसले ज़रूर लिए हैं आईओसी ने। और पुलिस ने आज कार्रवाई की है, वो तो चल रही है महामारी एक्ट के अंतर्गत, और लगातार एएसपी हिमांशु जी हैं या कलूराम जी हैं, वो लगातार, अच्छा जो कल मामला हुआ था उसमें आरोपी जो बड़ी उदयी का है उसको लेकर के भी लगातार दबिश जारी है, और जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, हमें भरोसा है, क्योंकि यहाँ की जो पुलिस टीम है ना उस पर भरोसा है। कालूराम जी हैं या हिमांशु सर हैं, वो लगातार इस तरह की जो देर रात तक भी दबिश दी है उन लोगों ने, और उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिरौती मांगने को लेकर के इस तरह की उसने घटना को अंजाम दिया था। और पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए 197 व्यक्तियों के चालान और जुर्माना लगाया और 27 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है। ऑटो टिपर वालों की लापरवाही, नगर परिषद जो है इस समय बड़ी सुस्त मोड में नज़र आ रही है। हालांकि नालों की सफाई ज़रूर चल रही है, लेकिन कॉलोनियों में सफाई की अगर बात कर लें या फॉगिंग की बात कर लें मच्छरों के खिलाफ, तो वो नहीं हो पा रहा है। रोड लाइट है तो रोड लाइट, मेरी खुद की कॉलोनी में मामला गड़बड़ है। आजकल तो लोगों ने सारी जो रोड लाइट है ना उनको डायरेक्ट कर लिया भाई साहब, क्योंकि इनके भरोसे रहेंगे ना तो मामला चलेगा नहीं। हम खुद साहब लाइव ख़त्म करने के बाद में बहुत सारी कॉलोनियों की लाइट चालू करके जाते हैं, जबकि ठेकेदार से हमारी नियमित बात होती है, पर पता नहीं वो भी शायद इन टेक्निकल इश्यूज़ को समझ नहीं पा रहा, या कर्मचारी उसको सत्यता नहीं बता पा रहे। गड़बड़ है कहाँ, ये सोचने का विषय ज़रूर है। लेकिन नगर परिषद की कई चीज़ें ऐसी हैं जिन पर काम, हालांकि देखो शिवरतन जी खुद फील्ड में रहते हैं, मॉनिटरिंग तो कर रहे हैं, पर पता नहीं क्यों कर्मचारी काम ही नहीं करना चाहते। प्रशासनिक अधिकारी हैं, आजकल आयुक्त साहब का तो पता ही नहीं है कहीं, दीपक जी कहाँ गायब हैं, उनके बारे में कोई स्टेटमेंट, कोई उनके बारे में कुछ ऐसा आ ही नहीं रहा कि नगर परिषद क्या कर रहा है। ठीक है, सभापति महोदय के पहल पर सैनिटेशन का भी काम चल रहा है या नालों की सफाई भी हो रही है, लेकिन ऑटो टिपर वाले बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ रफ्तार में ऑटो टिपर लेकर के निकल जाते हैं। लोग चिल्लाते रहते हैं, कचरा लेकर के बैठे रहते हैं, लेकिन वो कलेक्ट नहीं कर पा रहे। तो ये गलत बात है। ऑटो टिपर वालों को ये साफ निर्देश दिया जाए कि बिल्कुल आपको अपना काम जिम्मेदारी के साथ करना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि आप कचरा हर घर से कलेक्ट करें। दूसरी बात, आपकी जो वो माइक पहले चला करता था, हालांकि 1-1.5 साल पहले मेरी आवाज़ चला करती थी उनमें, लेकिन अब वो बदल गया कोरोना के बाद में, तो वो भी एक संकेत है, लोगों को पता चल जाता है कि भाई ऑटो टिपर आ रहा है, वो बंद है, तो फिर लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि सब गाड़ी आने वाली है। तो इन चीज़ों का विशेष ख्याल रखा जाए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। और यही आज की बड़ी खबरें थी, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब थोड़ी सी आपसे मैं बात कर लेता हूँ, आपकी और हमारी, और बात ये है ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, बच्चों की पढ़ाई बहुत प्रभावित हुई है पिछले 1-1.5-2 साल से। बच्चे समझ नहीं पा रहे कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि 1 साल के बाद में थोड़ा बहुत स्कूल खुले, किताब खरीदी, और उससे पहले फिर ये लॉकडाउन लग गया, और अब उनको दूसरी क्लासों में, अगली क्लासों में प्रमोट कर दिया गया है। मेरी आप सबसे, जितने भी माता पिता हैं या पेरेंट्स हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है सर, ये वो समय है जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बच्चे को देना है। हम समझते हैं आप भी घर में बैठे हैं तो मेंटली जो फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, वो आपके दिमाग पर भी है, लेकिन बच्चों की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। उनको किसी और चीज़ के लिए आप मोटिवेट ज़रूर करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं सर जो इन दिनों पेंटिंग्स में अपना दिमाग लगा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिंगिंग में अपना दिमाग लगा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ड्राइंग में या और किसी चीज़ में दिमाग लगा रहे हैं। बिल्कुल ये वक्त है ऐसा जब आप अपने बच्चे के टैलेंट को पहचान सकते हैं, उनके हुनर को पहचान सकते हैं, और उनको उस दिशा में भी आप मोटिवेट कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, ताकि उनका समय भी खराब ना हो। उन्हें ये ना लगे कि यार मैं दिन भर फ्री हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं पजल्ड हूँ, मैं क्या, मतलब हो रहा है ऐसा। 90% परिवार ऐसे हैं जो आज की तारीख में ये सोच करके बैठे कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मैं पूरी फैमिली को लेकर के कहीं ना कहीं घूमने जाऊँगा। मुझे 5-10 दिन ऐसे निकालने हैं जब ग्रीनरी हो, प्राकृतिक वातावरण हो, और मुझे वहाँ रहना है। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि बिल्कुल अपने बच्चों के साथ में वक्त ज़रूर गुजारिए, अपने आप को मेंटली स्ट्रेस से दूर रखिए। बहुत जल्दी ये सब कुछ हालात सामान्य होने वाले हैं सर, और हो जाएंगे। ज़िंदगी एक जैसी नहीं चलती। अच्छा, अब बात करता हूँ एक कल के लाइव मैंने जो पीलोदा से दिखाया था। सर मैं यकीन बता रहा हूँ आपको, मुझे बहुत खुशी हुई उन लोगों से मिल करके। क्या शानदार पहल वो लोग कर रहे हैं जो पीलोदा विकास समिति उन लोगों ने बनाई, युवाओं ने।
कि अब तक लगभग 10 लाख रुपए तक का सामान वो हॉस्पिटल को दे चुके हैं और हॉस्पिटल की सूरत बदल चुके हैं। आज भी उनके जो एक सदस्य हैं उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर 3.25 लाख रुपए का सामान और कल तक पीलोदा में पहुंच जाएगा उस हॉस्पिटल में। ईसीजी जैसी मशीनें वहाँ पहुंच जाएंगी। अब अगर सरकार के भरोसे बैठे रहते 5 साल या 10 साल में भी ये सुविधाएं नहीं हो पाती पीलोदा में। मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि हमारी सरकार है, हम तो जानते हैं अच्छी तरीके से, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, किसी की भी हो, सरकारी काम तो ऐसे ही सरक सरक के चलेंगे। जब गंगापुर जैसे हॉस्पिटल में सुविधाएं आप टाइम पे मुहैया नहीं करवा पाए तो पीलोदा में, खंडीप में, तलावड़ा में वहाँ कौन पूछने वाला है साहब। और अगर वास्तव में करने वाले हों तो पीलोदा के स्कूल की जो स्थिति है वो बहुत जर्जर अवस्था की है। जितनी भी चीरियाँ हैं ना छत में, उनमें सब में रूंडी लग गई और वो झड़झड़ के पप्पड़ ऐसे गिर रहे हैं। और वहाँ के लोगों ने मुझे बताया इसमें 1 रुपये का योगदान भी प्रशासन का या सरकार का नहीं है भाई साहब, ये पूरा पैसा गाँव वालों ने लगाया है। और बच्चे जो हैं जान जोखिम में डाल करके वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। सरकारों से हमारा ये कहना है प्रभु कि अब जब लोग मर रहे थे तब तुमने स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार करा, स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में गहनता से चिंतन करा, तो समय रहते ही इन चीज़ों को संभाल लें। दिक्कत कहाँ है? सड़कों की स्थिति पीलोदा में जो हमने आपको कल दिखाई, पूरे में पानी भरा हुआ है। हालांकि मैं इतना कह दूंगा, इसके लिए लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। बिल्कुल लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। गंदगी और कीचड़ के लिए लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। सड़क किनारे नल बना हुआ था, बंदा बड़ा बिंदास तरीके से नहा रहा था, कितना ही पानी आओ कोई टेंशन नहीं है, और वो पूरा पानी बह करके सड़क पे आ रहा था। चंबल परियोजना का काम वहाँ पे चल रहा है और पाइपलाइन डाले जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, पेयजल व्यवस्था अगर वहाँ लोगों को मिल जाए, लेकिन पेचवर्क कौन करवाएगा, कब करवाएगा, कोई अता पता नहीं। गंगापुर में ही नहीं हो रहा अभी तो पेचवर्क, वहाँ तो कौन सुध लेगा, पीलोदा में तो ये कंडीशन है। लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और प्रशासन से भी हमारी ये रिक्वेस्ट है, थोते वादे मत करो, आश्वासन मत दो। और जो होता है ना साहब, वो आजकल सबको दिखता है। बिल्कुल आप ये सोच रहे हो ना लोग आगे नहीं आएंगे, कोई कहेगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। जान की कीमत पर लोग आपके साथ समझौता अब नहीं करेंगे, चाहे आप कितने बड़े मिनिस्टर हों, चाहे आप कितने बड़े अधिकारी हों। लोग अब कोई समझौता नहीं करेंगे। लोग उठ खड़े हुए हैं, लोग अब सामने आ रहे हैं, लोग आपका मुंह नहीं ताकेंगे। लेकिन एक ही मजबूरी है साहब हमारी, कि हमारे करने के काम है ना वही हम कर सकते हैं, लेकिन फाइलों पर सिग्नेचर तो आप ही के होते हैं। अगर उसको भी आप ढंग से नहीं कर सकते और उसमें भी आप हमारा सहयोग नहीं कर सकते तो फिर काम नहीं चलेगा। कुछ कदम आप भी बढ़ाइए, कुछ कदम हम भी बढ़ाएंगे, तब जा कर के ये व्यवस्थाएं सुधरेंगी, चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे सुरक्षा की हो, चाहे सड़कों की हो। और अब सबसे बड़ी बात यह है, स्वास्थ्य पर आपने जितनी तेज़ी से ध्यान दिया है, इसी तरह एक एक सेक्टर पर अगर आप पूरी गंभीरता के साथ ध्यान दे दोगे, लोग भी आपका साथ देंगे, आपको भी पहल करनी पड़ेगी। मैं ये कह रहा हूँ, इस देश की सूरत हम बदल सकते हैं, मुश्किल काम नहीं है। जिस तरह लोगों ने कंधे से कंधा मिला करके अपने आप को खड़ा करके ये कहा कि नहीं, हॉस्पिटलों की सुविधाएं, हॉस्पिटलों की स्थिति हम सुधारेंगे, तो उसी तरह शिक्षा के जो मंदिर हैं इनकी स्थिति भी सुधरेगी। लेकिन सरकार को भी साथ आना पड़ेगा साहब। एसी कमरों में बैठ करके प्लान बना दिए, करोड़ों के बजट दे दिए, हिसाब किताब आपने दिया नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार की भेंट मत चढ़ाओ हर पैसे को। जितने विधायकों ने ये पैसे दिए ना, किसी ने 1 करोड़, किसी ने 2 करोड़, किसी ने 4 करोड़, इनका हिसाब भी देना पड़ेगा आपको। ये पैसा जनता का है, आपका नहीं है, ये ध्यान रख लेना आप। और हम पूछेंगे आपसे, और मेरे जितने भी दर्शक हैं ना, मेरी भी उनसे ये रिक्वेस्ट है, सर हमने सवाल करना बंद कर दिया ना, इसीलिए भ्रष्टाचार पनपा है। कोई भी विधायक हो, कोई भी मंत्री हो, हिसाब लेना है। इतना पैसा आपने दिया है, किस किस मद पर खर्च हुआ हमें बताइए। हमारे पैसे का तो हिसाब लेते हो, उसी के आधार पर तो टैक्स लेते हो आप हमसे। आपके पैसे का हिसाब कौन लेगा? ये जनता लेगी। तो कुल मिला करके ये है, सब कुछ अभी अच्छा चल रहा है, कंट्रोल में है, स्थिति ठीक है। उम्मीद ये करते हैं आने वाले समय में सब कुछ सामान्य हो जाए, ज़िंदगी फिर से हंसने और मुस्कुराने लगे, और फिर से इन फिज़ाओं में ठंडी हवा चले। वैसे मौसम विभाग का अनुमान ये है कि आगामी 48 घंटों में पश्चिमी राजस्थान में अभी बरसात हो सकती है,
और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। तो ये ज़रूर खबर है, लेकिन हमारे यहाँ अब गर्मी अच्छी खासी पड़ रही है 2 दिन से, और गर्मी का तो सीज़न है सर, अभी तो पड़ेगी। ये तो थोड़ी सी राहत ये ताऊ जी ने आकर के दे दी थी, लेकिन ताऊ जी नुकसान बहुत करके गए, और ताऊ जी एक सबक और सिखा कर गए हैं। मैं बता दूं आपको क्या, और वो ये कि समुद्रों में जितना कचरा हमने फेंका था, जितनी गंदगी हमने फेंकी थी, लाखों टन कचरा समुद्र ने वापस मुंबई में फेंक दिया, वापस फेंक दिया। तुम तो सफाई कर नहीं रहे थे, समुद्र को अपनी सफाई करनी पड़ी, ठीक है ना। तो ये जितना चल रहा है ना, ये कोरोना चल रहा है, स्वाइन फ्लू चल रहा है, और भी ये ब्लैक फंगस और वाइट फंगस, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, आप और हम ही जिम्मेदार हैं, ठीक है। और एसी लगाओ और फ्रिज का पानी पियो, है ना, और कृत्रिम चीज़ों का इस्तेमाल करो। पहले गैस्ट्रोलॉजी के डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, जब से गैस सिलेंडर चला तब तक गैस पे रोटी बनी, गैस पे रोटी बनी तो गैस पेट में बनी, गैस पेट में बनी तो गैस्ट्रोलॉजी के डॉक्टर पैदा हो गए, है ना। पहले कोविड के डॉक्टर नहीं हुआ करते थे विशेषज्ञ, अब होने लग गए ना, पोस्टिंग निकल गई, अब अलग अलग उनकी भर्तियां होने लगेगी, क्योंकि तुमने प्रकृति को निचोड़ करके रख दिया। और अभी भी समझ जाओ, अगर पानी का इस्तेमाल ढंग से नहीं किया ना, तो आगे आने वाले समय में पानी के लिए तड़पते हुए मरोगे। ये सही बता रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 10 साल पहले का इतिहास उठा करके देख लेना। विकास की ओर नहीं, विनाश की ओर बढ़ रहे हैं हम बहुत तेज़ी से, और आने वाली पीढ़ियां गाली देंगी हमको कि हमारे जो पूर्वज हैं ना, वो ये छोड़ करके गए थे। हम अपने पूर्वजों को गाली नहीं देते, क्योंकि उन्होंने तो जो दिया ना, बहुत शानदार दिया था, उसकी ऐसी की तैसी तो हमने करी है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सर, बैठ करके शांति से सोचना, कितना खोया और कितना पाया। उम्मीद ये करता हूँ सवाल एक ही आएगा कि खोया ज़्यादा है और पाया बहुत कम है। रिश्ते खो दिए, ज़मीर खो दिया, प्यार मोहब्बत खो दी, आपस में बैठ करके मिलजुल करके बात करना खो दिया, ठीक है। पड़ोसी को पड़ोसी का पता नहीं है मेरे बगल में कौन रहता है। गौर ज़रूर करना इन चीज़ों पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। जय हिंद और जय भारत।